हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोग आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर एंड आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। एंड इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक और चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, राइट। देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको टॉपिक आता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको इजी ही लगेंगे। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगेन आई एम सेइंग। बट यहाँ पे किस डिफरेंट तरीके से वो सेम टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके एमसीक्यू की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द कार्डिनल अप्रोच। देखिए, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दो अप्रोच होती है। कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो आपको पता होगा कार्डिनल अप्रोच इज़ अ यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो है वो यूटिलिटी अप्रोच है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है, जो रैंक से रिलेटेड होती है, वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच होती है, जिसमें आप बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे बताते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग आप सबको पता होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पोजीशन। और एक कंज्यूमर बेस्ट पोजीशन में कब होता है? जब उसने जितना पेमेंट करा उतने के बदले के उसे सेटिस्फैक्शन मिल गई। जब आपने जितना पैसा दिया है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कोई पहनने की चीज़ हो, कोई खाने की चीज़ हो, कोई डायरेक्ट कंज्यूम करने की चीज़ होगी, आपको उतने के बदले की सेटिस्फैक्शन मिल गई कि हाँ यार, पैसा सही गया, पैसा फालतू नहीं गया, राइट। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ उस पॉइंट पे आप कहलाते हो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में है। तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने का कोई मीटर तो नहीं है कि आप किलोमीटर और इस तरीके से किस तरीके से यूनिट्स या कोई मेज़र ऑफ यूनिट। बट हाँ, इकोनॉमिक्स में फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम उसको कहते हैं कि आप जो सेटिस्फैक्शन मेज़र करते हो वो यूटिलिटी में करते हो। देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, या यूटिलिटी में करते हो, और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कोई चीज़ खरीदने के बाद हम लोग बैठ के सोचे और यूटिलिटी नापने लग जाए। बट स्टिल समझने के लिए एंड थ्योरेटिकली इस एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो हम यहाँ यूटिलिटी के बेसिस पे अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। हम मीन्स कॉल्ड कंज्यूमर, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू कब अचीव करते हो आप? जब MUX इक्वल PX होता है, या MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू, देखिए इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़, देखिए ये भी सही है, वैसे तो ये क्वेश्चन ही पूरा उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आप MU इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब आपके प्राइस के बराबर हो जाए, मतलब जितनी आपको यूटिलिटी मिली उतना आपको इक्वल हो जाए जितना आपने पैसे दिया है। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जब आप एक गुड खरीदते हो तब तो ये अप्रोच होती है। लेकिन जब आप टू कमोडिटीज़ खरीद रहे हो तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस: MUX अपॉन में PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, मतलब दूसरा गुड अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल्स टू MUM, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। जब इनकी रेशियो बराबर हो जाए देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। डन। चलिए, फिर आता है द लॉ ऑफ फिर आता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन। लॉ ऑफ DMU क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ का, आप क्या करोगे, आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हो, लेट्स से 1 यूनिट ले रहे हो, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, वो कंपैरेटिवली कम होती रहती है। खाने की चीज़ से एग्जाम्पल ले लो, आप फर्स्ट खाते हो, टेस्ट डेवलप होता है और खाने का मन करता है, आपने 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पे, लेकिन 5-6 खाने के बाद ऐसा लगता है यार अब हो गया बस। और फिर 7th खाने के बाद तो यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगती है कि यार बस मन भाग गया, अब कोई दे ही ना खाने को, राइट। तो यही लॉ ऑफ DMU है कि जब आप किसी चीज़ को, लेकिन कमोडिटी सेम होनी चाहिए, ये इसकी एजम्पशन होती है कि कमोडिटी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? सेकंड में वो आपसे कह रहा है यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स में मेज़र करोगे, बिल्कुल नंबर में आप क्वांटिटी कार्डिनल नंबर की बात करते हो। कंज्यूमर रेशनल है, कंज्यूमर सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मनी की वैल्यू है जो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यस, ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। एंड जो आपका अजम्पशन है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। अजम्पशन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU क्या कहता है? TU डिक्रीजेज एज मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम। आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी नहीं, देखो शुरू में इंक्रीज होती है, शुरू में आपकी क्या होती है? TU इंक्रीज होती है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। MU डिक्रीजेज एंड मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम, MU डिक्रीजेज। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई ना कि जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है वो कम होती रहती है। पहली यूनिट में जितना मज़ा आया दूसरी में उतना नहीं आएगा, तीसरी में उससे भी कम आएगा, फोर्थ में उससे भी कम आएगा, और एक टाइम बाद नेगेटिव में चला जाता है। तो ये जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती है, आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो, उससे मिलने वाली जो एडिशनल यूटिलिटी है जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं वो कम होने लगती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम। तो डिक्रीज होती है, इंक्रीज वाला पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि डिक्रीज होती है। TU एंड MU एक साथ फॉल करते हैं? नहीं, TU शुरुआत में बढ़ता है, MU जब फॉल कर रहा है तो TU शुरू में क्या करता है? TU इंक्रीज करता है, फिर TU मैक्सिमम पे जाता है, फिर टोटल यूटिलिटी फॉल करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रीजनिंग असर्शन।
The law of diminishing marginal utility explains why demand curve slopes downward. Yes, law of diminishing marginal utility बताता है कि डिमांड कर्व क्यों नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि एक टाइम पे तो आप अपनी कंजम्पशन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हो कंजम्पशन कम करने लगते हो. अब आप उसके लिए कम प्राइस देना चाहते हो. तो वही चीज़ है, जब चीज़ का प्राइस कम होता है तो आप उसकी डिमांड क्या करते हो? कंपैरेटिवली ज़्यादा करते हो. बिकॉज विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब आप चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करोगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी. अब कंज्यूमर उसके लिए उतने पैसा देना नहीं चाहेगा. जैसे जैसे आपने 1 से 2 यूनिट खरीदी, 2 से 3 खरीदी, अब आपको उतनी सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रही. तो क्या आप ज़्यादा पैसा देना चाहोगे अब उस कमोडिटी के लिए? नहीं. सो यू वांट टू पे, आप उसका लेस अमाउंट पे करना चाहोगे. तो बिल्कुल असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है. एंड रीज़न जो है, इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. लॉ ऑफ DMUs एक्सप्लेन वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन MU फॉल करता है एंड कंज्यूमर जो है वो अब और एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कम पे करना चाहता है, वो ज़्यादा पे नहीं करता है. सो ए हो गया इसका आंसर. इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? देखिए, PPC बताता था कि आप X एंड Y दो कमोडिटी का कितने प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन बता सकते हो विद द गिवन टाइम एंड विद द गिवन रिसोर्सेज. 100 रुपये हैं तो आप X एंड Y का कितना कितना प्रोडक्शन कर सकते हो. वहीं इंडिफरेंस कर्व बताता है एक कंज्यूमर दो कमोडिटी की कितने जो यूनिट्स है वो खरीद सकता है. PPC इज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिफरेंस कर्व इज़ फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. ये कंज्यूमर विद इन द गिवन इनकम, उसके पास लिमिटेड इनकम जो है, जैसे 100 रुपये है, तो वो कितना क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है. राइट. ये चीज़ बताता है आपका IC कर्व. तो IC कर्व में देखें तो ये बताता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन. 2 गुड्स जो कि हमें कितना उन 2 गुड्स को खरीदे कि हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है वो मिले. IC की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? IC स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. IC कर्व इज समथिंग लाइक दिस, कन्वेक्स होता है. PPC इज कनकेव टू द ओरिजिन, IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी ठीक है. कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी ठीक है. हायर IC रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन. लेट से ये 3 IC कर्व हैं, IC 1 2 3. तो जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे से आप ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आपके पास. तो ये भी ठीक है. 2 IC कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. नहीं, 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए, ये वाला जो IC है ये मैंने 100 यूनिट पे बनाया है, ये वाला IC मैंने 120 के लिए बनाया है. तो क्या इनमें कभी सेम पॉसिबल पॉइंट्स आ सकते हैं? जैसे 100 में एक पॉइंट आएगा 50-50 या 60-40 या 70-30, तो 120 में क्या कभी ये पॉइंट्स आएंगे सिमिलर? जब सिमिलर पॉइंट ही नहीं आएंगे तो ये एक दूसरे को टच कैसे कर सकते हैं? सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अगला क्वेश्चन, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द IC कर्व इज़ ड्यू टू. IC कर्व कन्वेक्स क्यों होता है? सीधा ये रीज़न वो आपसे पूछ रहा है. तो IC कर्व कन्वेक्स होता है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. राइट. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यू वांट टू लाइक सेक्रीफाइस लेस ऑफ द गुड. X और Y 2 गुड्स हैं, आप X को लेट से 100 कर रहे हो, Y को 0 कर रहे हो. Y को 10 करना है तो आप इसका 90 कर लोगे, इसको 20 करना है तो आप 80 कर रहे हो. अब अगर आप इसको बढ़ा के 30 करना है तो यू डोंट वांट कि मैं 10 यूनिट सेक्रीफाइस करूँ. अब मैं चाहूँगी कि यार इसके सिर्फ 85 रखो, 10 यूनिट 70 नहीं कर रही हूँ मैं इसको कंज्यूम, और इसको भी बढ़ा दो. तो क्या होता है? ये होता है कि आप यू वांट टू सेक्रीफाइस लेस विद ईच एडिशनल यूनिट. तो दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Which of the following best describe the consumer equilibrium in IC curve approach? IC कर्व अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पता चलता है? देखिए, ये तो स्लोप होता है IC कर्व का. स्लोप ऑफ IC जो होता है उसको MRS XY बोलते हैं. ये दोनों पॉइंट सेम है. स्लोप ऑफ IC कर्व को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो MRS XY क्या होता है? प्राइस रेशियो ऑफ गुड्स के बराबर होता है. लेट से PX एंड PY है, तो प्राइस रेशियो के बराबर होता है ये PX अपॉन PY. यही बात यहाँ इक्वेशन फॉर्म में लिखी है. IC कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन. बिल्कुल, ये टेंजेंट होता है. टेंजेंट मतलब IC कर्व बजट लाइन को टच करता है. तो ये सारी ही बातें जो है वो IC कर्व अप्रोच को एक्सप्लेन करती हैं. क्लियर. सो 8 का आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. तो इस पार्ट में हम 80 क्वेश्चन देखते हैं. अगले पार्ट में हम लोग फ्रॉम 9 क्वेश्चन ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टोटल 30 क्वेश्चन है दैट वी विल कवर. सो 2 या 3 पार्ट में वील कवर दिस पर्टिकुलर MCQ of this particular chapter. So that's all. Thank you everyone. See you in the next part.